All right, after this concept guys we have something called as radical axis. ठीक है, चलिए तो रेडिकल एक्सिस के बारे में डिस्कशन करते हैं गाइस. सो द डेफिनेशन ऑफ रेडिकल एक्सिस इज वेरी सिंपल. द रेडिकल एक्सिस ऑफ टू सर्कल्स इज अ लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच द लेंथ ऑफ tangent टू द टू सर्कल्स आर इक्वल लेंथ. मतलब क्या हुआ बेटा, आपके पास अगर दो सर्कल्स हैं, सो रेडिकल एक्सिस इज लोकस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम विच इफ यू ड्रॉ tangents टू बोथ द सर्कल्स दे आर ऑफ इक्वल लेंथ. All right, so basically you can clearly see like here from this particular line, if you draw tangents, keep on drawing the tangents, they will be of the equal length. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर radical axis will be of this particular straight line आ जाएगा. ठीक है, so but what you have to remember is radical axis is locus of a point which moves in such a way that the length of the tangent drawn from anywhere on the radical axis is of equal length, are of equal length. Okay, now guys we have different properties also and different equations of radical axis also. So let's see how we can find equation of radical axis. Okay, so the equation of radical axis of two circles S1 and S2, अगर आपके पास दो सर्कल हैं S1 equal to 0 and S2 equal to 0, so the equation of their radical axis will be simply given as S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. ठीक है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा बेटा, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन मिल जाएगा. एंड बेसिकली यू कैन क्लियरली सी फॉर टू सर्कल्स रेडिकल एक्सिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन दैट विल बी बेसिकली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑन द लाइन जॉइनिंग बेसिकली O1 एंड O2, दैट इज योर सेंटर्स. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर एक लाइन होगी ये. ठीक है, क्योंकि S1 माइनस S2 करोगे सो यू कैन क्लियरली सी x स्क्वायर एंड y स्क्वायर विल गेट कैंसल. ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आना है. सो बेसिकली विल से दैट रेडिकल एक्सिस फॉर टू सर्कल्स विल बी अ स्ट्रेट लाइन. Alright, and if you subtract the equation of circle, general equation, you will get this kind of equation. Okay? No need to remember this, it's very basic. You need to just remember S1 minus S2 equal to 0 beta. ठीक है, then the next thing is, so here the circles were non-intersecting. Let's suppose if the circles intersect. Okay, so if two circles intersect, then the radical axis is the कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल. तो आपको दिख रहा है कि ये जो कॉमन कॉर्ड है ये अब क्या होगा बेटा हमारे लिए, दिस विल बी कॉल्ड एज योर रेडिकल एक्सिस. ठीक है, सो दिस विल बी कॉल्ड एज योर रेडिकल एक्सिस. सो कॉमन कॉर्ड यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेडिकल एक्सिस इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड को ही हम लोग रेडिकल एक्सिस बोलते हैं. इक्वेशन फिर से क्या आ जाएगी, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज टू सर्कल. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड सर कॉमन कॉर्ड तो रेडिकल एक्सिस ही है और रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन लिखना हमें आता है, इट इज S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. राइट, वो क्या होता है, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0. सो यू कैन से S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड बेटा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली. तो पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि अगर दोनों सर्कल्स क्या थे हमारे, नॉन इंटरसेक्टिंग, फिर हमने देखा इंटरसेक्टिंग. नाउ इफ द सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली, ऑलराइट, देन इन दिस केस द रेडिकल एक्सिस इज द कॉमन टैंजेंट. ऑलराइट, तो ये जो कॉमन टैंजेंट होगा बेटा ये क्या होगा आपका, दिस विल बी नथिंग बट दिस विल बी योर इक्वेशन. बेसिकली दिस विल बी कॉल्ड एज योर रेडिकल एक्सिस. और इक्वेशन फिर से कैसे लिखेंगे हम लोग, फिर से S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 ही, क्योंकि यही रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होता है. तो अगर आपसे कोई पूछे कि कॉमन टैंजेंट का इक्वेशन लिखो यार, पर कॉमन टैंजेंट कौन सा बेटा, पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल, दैट मींस यू कैन से द ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट. तो इसका इक्वेशन S1 माइनस S2 होगा. कॉमन टैंजेंट तो ये भी है, देखो इसका इक्वेशन S1 माइनस S2 नहीं होगा. ठीक है, सो यू जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ऑलराइट, सो इट विल बी द कॉमन टैंजेंट ऑफ द टू सर्कल एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, है ना. तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एट द कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. ओके, और यू कैन से द ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट विल बी गिवन एज S1 माइनस S2. तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग सर्कल के लिए कॉमन कॉर्ड होता है रेडिकल एक्सिस. तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हम लोग S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं फॉर एक्सटर्नली टचिंग. The common tangent passing through the point of contact will be your radical axis. तो कॉमन tangent की इक्वेशन हम लोग S1 माइनस S2 लिख सकते हैं. ठीक है, तो radical axis is a very important point for, okay,
ऑलराइट, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे ये कॉन्सेप्ट। सो द लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ऑफ दीज टू सर्कल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको यहां पर क्या पूछ लिया गया, लेंथ पूछी है कॉमन कॉर्ड की बेटा। अब लेंथ कैसे फाइंड करें, देखो लॉजिकली इस क्वेश्चन को सोचते हैं तो दो सर्कल्स है बेटा, कॉमन कॉर्ड है, दैट मींस ऑब्वियसली दे आर इंटरसेक्टिंग। नाउ वन ऑफ द थिंग इज यू कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, okay, and then you can find solve for their, you know, applying distance formula, you can solve for the common length of the common chord। क्या कोई और अप्रोच, ये तो बहुत बेसिक अप्रोच है, आप इससे सॉल्व बिल्कुल कर सकते हैं, आंसर भी आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग आएगा ही आएगा, आ सकता है बिल्कुल आप, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होगी। क्या कोई और मेथड है? सो वी नो दैट फॉर टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स the common chord is nothing but it is the radical axis, and we know equation of radical axis can be written as s1 minus s2 equal to 0। बट सर हमें इक्वेशन नहीं फाइंड करना, हमें तो लेंथ फाइंड करना है। आप इक्वेशन से क्या कर लोगे? तो यार ट्राई तो करें, एक बार देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन हो जाएगा s1 minus s2 equal to 0। सो गाइज इफ यू जस्ट subtract, okay, like it will be x square plus y square minus 12 and this is your equation। so if you subtract s1 minus s2, this will become 4x minus 3y। all right, from this equation we are subtracting, like I am assuming this as my s1 and this is my s2, ठीक है। तो this minus this करेंगे तो x square y square gone, minus there is no coefficient of x, so 0 minus of minus 4x will become 4x, 0 minus 3y will become minus 3y, minus 12 minus of minus 2, that will become minus 10 equal to 0। so this is beta my equation of common chord, ठीक है। ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन है, लेकिन मुझे तो लेंथ फाइंड करना था। तो गाइस लेंथ हम एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। वी नो सेंटर ऑफ वन ऑफ द स्क्वायर्स इज 0, इट्स रेडियस इज √12। सो इफ आई फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस कॉमन कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, कैन आई गेट दिस डिस्टेंस? ओके, और अगर ये डिस्टेंस आ गया, ये डिस्टेंस रेडियस के इक्वल है, दिस इज बेसिकली 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस वी कैन फाइंड दिस पर्टिकुलर लेंथ, and we already know this thing from your junior standard that if you drop a perpendicular from the center, it bisects the chord। so if you have this length will be same as this, so 2 times of this will give you the length of common chord, ठीक है। तो ये अप्रोच इंपॉर्टेंट है गाइस। so perpendicular distance of 0, 0, let me call it as what? let me call the center as O, this point as A and this point as M। okay, so OM distance guys, it will be distance of this line from 0, 0, so that will be putting 0, 0 over here, minus 10 upon under root 4 square plus minus 3 square। so guys you can clearly see 4 square and 3 square, it will give you 25 and √25 is 5, 10 upon 5 is 2 and obviously it's mod, so you can directly say OM distance कितना होगा बेटा? 2। OM डिस्टेंस 2 है, OA √21 है, राइट? OA या √12, sorry, it is √12, the distance radius of the circle √12। so we can say that applying Pythagoras, OA square, that is the hypotenuse, it will be equal to OM square plus AM square। so OA square will be 12, OM square will be 4 plus AM square, so AM is coming equal to √8, okay, or you can say 2 √2। so if AM is 2 √2, guys, what will be the length of your common tangent? It will be twice of AM, so you can say the length of common tangent is 4 √2, twice of this length। okay, so this is a very important question guys, ये अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लाइन की इक्वेशन पता थी, उससे हमने लेंथ पता कर ली कॉमन टेंजेंट की। finding this distance, radius is given, applying Pythagoras, we are simply getting AM, and twice of AM will be the length of your common tangent, common chord, ठीक है। I hope this question is clear। so this question we can solve using concept of radical axis, okay। all right, solution we have already seen। let's see the next question। so the next question say the common tangent to this circle also passes through। अब यार इन दो सर्कल्स के लिए कॉमन टैंजेंट कैसे निकालें? सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यू हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी कॉमन टैंजेंट्स आर एग्जिस्टिंग। सो लेट्स सी। सो द फर्स्ट सर्कल इज सेंटर इज 0, 0 बेटा, एंड रेडियस इज व्हाट? 2। फॉर द सेकेंड सर्कल the center is -3, -4 and the radius beta is
you can find the radius. It will be minus 3 square 9 minus 4 square 16 and minus of minus c, that will become plus 24. So 16 plus 9 25 plus 24 49. So the radius is coming but as 7. So r1 is 2, r2 is 7, and if you find the distance between the centers, can you very easily see 0 minus of minus 3, that will be 3 square, 0 minus of minus 4, that will be 4 square. So under root of 3 square plus 5 square, that is simply, you can see c1 c2, the distance between the centers is 5. तो इसका मतलब सर c1 c2 5 है, r1 2 है और r2 7 है, तो can you see c1 c2 is coming equal to mod of r2 minus r1, 7 minus 2, 5 is equal to 7 minus 2. That means the two circles are what? c1 c2 equal to r2 minus r1. That means the two circles are something like this, touching internally. And if guys two tangents touch in two circles touch internally, then there will be only one common tangent. ठीक है, और इनके लिए guys कॉमन टैंजेंट का इक्वेशन क्या मैं बोल सकता हूं, रेडिकल एक्सिस का इक्वेशन होगा, दैट इज s1 minus s2 equal to 0, right? So you can directly say the equation of your common tangent will be s1 minus s2 equal to 0. So from, if you assume this as your s1, this as your s2, so on subtracting you will get 6x plus 8y and minus 24 minus of minus 4. If you take it over here, it will be minus 4. So s2 minus s1 करेंगे तो minus 24 minus of minus 4, that will become minus 20 equal to 0. तो ये हमारा common tangent का equation है, 6x plus 8y minus 20 equals to 0. Now beta you can check the point. So 6 4s are 24 minus 16, 9, A is not correct. Minus 36 plus 32 minus 20, no. 36 minus 16 minus 20, yes. Option C is the correct answer. This point is lying on our common tangent. Okay, so the common tangent will pass through this point. Okay, so see how multiple approaches we are using. We are using relative positioning of circles to find out how many common tangents are existing, and then we can see if it is only one common tangent passing through the point of contact as well, its equation can be given, it will be nothing but radical axis. So its equation will be s1 minus s2 equal to 0, और वो बेटा हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है. So this is how you can write down, you can use your radical axis to solve questions. Now guys, let's see some properties of radical axis. Okay, so there are some very important properties which you can understand. So the first property says the radical axis is perpendicular to the straight line joining the center. ठीक है, बहुत बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि रेडिकल एक्सिस हमेशा सेंटर को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनके परपेंडिकुलर ही होगा. ऑलराइट, द सेकंड इज radical axis will pass through the midpoint of the line joining the centers. So always student thinks that radical axis will always pass through midpoint of line joining center, but guys this is only true if the two circles have the equal radii. अगर radii change है यार, देखो अगर एक सर्कल ऐसा ले लिया और एक बहुत बड़ा सर्कल ले लिया तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा, like you can see the radical axis is not equal distance from the line joining C1 and C2, no, but if the radii are equal then yes, it will pass through the midpoint of the line joining both the centers. Okay, तो perpendicular होगा but midpoint से कब pass करेगा, when the radii are equal. All right, then the fourth one is radical axis bisects a common tangent between the two circle. It's very easy, right? Bisects, that means this length and this length will be equal, and that is true also because radical axis क्या था यार, it's a locus of a point which moves in such a way that length of tangent drawn, basically if you draw tangents from this particular point to both the circles, they will be of equal length. तो यार इस पॉइंट से अगर ये टेंजेंट का लेंथ है तो ये लेंथ, और इस पॉइंट से टेंजेंट का लेंथ ये है, तो ये दोनों इक्वल होना चाहिए. दैट मींस रेडिकल एक्सिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कॉमन टेंजेंट. ठीक है, वेरी बेसिक पॉइंट. Only concurrent circles do not have radical axis. Basically this word concurrent is not fully correct over here. You can say basically if we have two circles, okay, like one lying inside the other, then this is the only case in which we will not have
रेडिकल एक्सिस, ठीक है। इस केसेस में हम लोग क्या बोलेंगे कि हमारे पास रेडिकल एक्सिस नहीं होगी, और इट अदरवाइज एवरी टाइम वी विल हैव अ रेडिकल एक्सिस फॉर इंटरनली टचिंग, फॉर एक्सटर्नली टचिंग, फॉर इंटरसेक्टिंग, फॉर नॉन इंटरसेक्टिंग, फॉर ऑल द काइंड, राइट। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज इफ यू टॉक अबाउट 2 सर्कल्स। तो 4 के लिए रेडिकल एक्सिस होगा, द फर्स्ट फॉर दिस लास्ट कंडीशन, दैट इज व्हेन वन सर्कल लाइज कंप्लीटली इनसाइड द अदर, in this particular case there will be no radical axis. Okay, like concurrent is a part of it, but saying that only for concurrent, because see concurrent का meaning क्या होता है? Concurrent means having the same center. Okay, so yeah, in this case also there will be no common tangent, but centers can be different as well. Okay, but if one circle is lying completely inside the other, you can say there will be no radical axis, beta. And guys, the last condition, you can say if 2 circles cut a third circle orthogonally, that means at a 90-degree angle, the radical axis of the 2 circles will pass through the center of the third one. Okay, so अगर आपके पास इस तरह का condition है, if 2 circles cut a third one orthogonally, okay, I'm trying to draw. Okay, like if this angle and this angle are 90, then the radical axis of these two will pass through the center of the third one. Okay, like that. This is the property. Okay, these properties in question application are not very much used, but you should know. Okay guys, then guys, after radical axis, let's see our next point, that is called as radical center. Okay, so what is radical center? Very basic definition, the radical axis of 3 circles. अगर आपके पास बेटा 3 circles हैं, तो इन तीनों circles के लिए अगर हम रेडिकल एक्सिस की इक्वेशंस लिखते हैं पेयर वाइज, लाइक टेकिंग 2 सर्कल्स एट अ टाइम, लाइक दिस इज योर सर्कल 1, बेसिकली इट्स इक्वेशन विल बी s1 equal to 0, its equation will be s2 equal to 0, and this equation is s3 equal to 0. So if you write down, basically let's suppose equation of radical axis for s1 and s3, so it will be s1 minus s3 equal to 0. Likewise, if you write for these 2 circles and for these 2 circles, okay, so the point of intersection of this radical axis, guys, x, is called as your radical center. ठीक है, तो definition क्या है बेटा? Radical axis of 3 circles taken in pairs, like at a time only you will take 2, are concurrent. ठीक है, तो रेडिकल एक्सिस जो होती है वो एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तीनों, और इस कॉन्करेंट पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज रेडिकल सेंटर. ठीक है, तो बहुत बेसिक सा डेफिनेशन था. If you have 3 circles and you take pairwise circles, right, that means at a time 2, so you'll get radical axis, and these 3 radical axes are concurrent, and the point of concurrency, guys, it's called as radical center. ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द रेडिकल सेंटर फॉर दीज 3 सर्कल्स. तो कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्ट यू विल फाइंड द रेडिकल एक्सिस. ओके, सो लेट्स सपोज ये 2 सर्कल्स के लिए हम लोग रेडिकल एक्सिस लिखते हैं. सो बेसिकली इट विल बी s1 minus s2. सो गाइस, आई एम डूइंग डायरेक्टली. इफ यू सब्ट्रैक्ट 3x minus of minus x, it will be 4x. 2y minus 6y, that will be minus 4y, and 1 minus 4, that will be minus 4 equal to 0. This is the first equation of radical axis. You can also write it as x minus y minus 1 equal to 0. And for these 2 circles, this is the first radical axis. The second one, if you solve these two, got minus x minus 5x minus 6x. 6y minus of minus 8y, that will be beta 14y. And 5 minus 15, that will be minus 10 equal to 0. ठीक है, तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया रेडिकल एक्सिस का. ठीक है, नाउ वी नो दैट लाइक थर्ड रेडिकल एक्सिस बेटा आप s1 माइनस s3 इक्वल टू 0 से कर सकते हो, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज वी नो कि सारी रेडिकल एक्सिस एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. तो यार 2 रेडिकल एक्सिस की इक्वेशन है, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं. तो देखो फर्स्ट इक्वेशन से मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x इक्वल टू y प्लस 1 इस इक्वेशन में. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? -6 इंटू एक्स प्लस 14 इंटू ओके, लाइक इन प्लेस ऑफ x आई विल पुट y प्लस 1. तो यहाँ पे बेटा y प्लस 1 पुट कर देते हैं. -6 इंटू वाई प्लस 1 प्लस 14y माइनस 10 बराबर 0. तो ये आ जाएगा -6y माइनस 6 प्लस 14y माइनस 10 इक्वल 0. 14 minus 6 is what? 8y,
and -6 minus 16, that will become equal to 16. So y is coming equal to 2, and if y is 2, you'll get x equal to 3. That means the radical axis, radical center of these three circles will be 3,2. ठीक है, रेडिकल सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 3,2 आ जाएंगे guys. Okay, so this is how we can solve for radical center of a circle. It is the point of concurrency of the three radical axes. All right.